एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने पतझड़ में टूटी पत्तियां लेखक रविंद्र टेलेलकर इनके जीवन परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम पतझड़ में टूटी पत्तियों का जो सेकंड पार्ट है, झेल की देन, इसका अध्ययन करेंगे, जो कि एक जापानी कला से परिपूर्ण है। इसमें लेखक जब जापान गए तो उन्होंने अपने ही मित्र से उन्होंने वहां पूछा कि यहाँ के लोगों को सबसे अधिक बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है। मित्र ने कुछ सोचा और बोला कि यहाँ के लोगों को जो बीमारी है वह है मानसिक। यहाँ पर सबसे ज्यादा रोग यानी कि 80% लोग मनोरुग्ण हैं, जिन्हें मानसिक संताप सताता रहता है, जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं। ऐसे यहाँ पर जापान में 80% लोग यानी कि 80% लोग हैं जो तनाव ग्रसित रहते हैं। लेखक ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। कहने लगे कि हमारे जीवन की जो रफ्तार है वह बहुत बढ़ गई है। रफ्तार से मतलब हमारी जो गति है वह क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। लेखक के मित्र ने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हम जो सामान्य रूप में चलते नहीं है, हम दौड़ते हैं। हम सामान्य रूप में बोलते नहीं है बल्कि बकते हैं। यानी कि हमारी जो काम करने की कला है या काम करने की जो गति है, जो बोलने की जो गति है, वह अत्यधिक स्पीड वाली हो गई है, यानी कि बहुत तीव्र हो गई है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि यह हमारी आदत में आ गया है। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा करना, होड़ करना, उसकी बराबरी करना। एक महीने का जो काम है, यानी कि जो भी काम हम एक महीने में पूरा करने वाला है, उस काम को हम एक दिन में पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही होती जा रही है। यानी कि हमारे अंदर जो संतोष वाला भाव है वह बिल्कुल खत्म हो गया है। हम जिस समय में जो काम करना चाहते हैं उसको और जल्दी समय से पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम जो बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस बात को हम खत्म करें। यानी कि हमने जो काम करने का जो तरीका है उसकी स्पीड को हमने बढ़ा लिया है, उसकी रफ्तार को हमने तेज कर लिया है। और जब रफ्तार तेज हो रही है तो भी हमें लग रहा है कि नहीं और जल्दी होना चाहिए, नहीं और जल्दी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। छोटा सा एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी कि जिस तरह से हम एक गाड़ी की स्पीड की ही बात करें कि हम बहुत धीरे धीरे 20 से 25 की स्पीड में चला रहे हैं, फिर हमें लगता है नहीं आप थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो स्पीड क्या होती जा रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है और हम और समय से पहले वहां पर पहुंचने के प्रयास में जल्दी पहुंचते का प्रयास करने लगे। तो उसी तरह से जो हमारे कार्य करने की जो गति है वह भी उसी गाड़ी की स्पीड से धीरे जल्दी 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 और जल्दी होती ही जा रही है। तो यहाँ पर लेखक ने भी यही बात समझाने का प्रयास किया है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग में क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। यानी कि जो दिमाग है वो थक जाता है और उसके अंदर तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन क्या होता है, टूट जाता है। वही स्थिति हमारी गाड़ी की भी है कि जब हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, जब उसकी स्पीड बढ़कर इंजन गर्म होता है तो इंजन क्या होता है, फट जाता है। तो हमारा जो दिमाग है वह भी एक इंजन है, वह भी एक इंजन की भांति ही चलता है। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, संभालने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो मनुष्य क्या होता है, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग अधिक बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे कहाँ ले गए, एक टी सेरेमनी में लेकर गए। वहां पर चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। यानी कि जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। वहां एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारें वाली तातमी जो होती है उसको बोलते हैं हम चटाई, वह
जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई थी। बाहर से बेढक एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उसी मिट्टी के पानी में धो लिए, यानी कि वह मिट्टी का पानी हमारे हाथ पैर धोने के लिए रखा हुआ था। तौलिए से हमने हाथ पैर पहुंचे, फिर हम उसके अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा हुआ था। अब चाजिन कौन होता है? चाजिन टी सेरेमनी में टी परोसने वाला होता है, यानी कि उस होटल में जो चाजिन था वह चाय पिलाने के लिए चाय लेकर आता था। तो चाजिन बैठा हुआ था, हमें देखकर वह खड़ा हुआ, उसने कमर झुकाकर हमारा अभिवादन किया, यानी हमें प्रणाम किया और धोजो शब्द उसने बोला, यानी कि प्रणाम करके वो बोला धोजो। तो धोजो का मतलब होता है आइए तशरीफ लाइए, कहकर उसने हमारा स्वागत किया। बैठने के लिए जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई और उसके ऊपर उसने चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन वह लेकर आया, फिर उन बर्तनों को उसने तौलिए से बर्तनों को साफ किया, यानी कि उसकी जो मिट्टी है वो सब पोंछ ली। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से, इतनी शालीनता से कि उसकी हर भंगिमा से हमें लगता था कि मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। जय जयवंती एक प्रकार का राग होता है। तो ऐसे शांत माहौल में वह इतने तरीके से हर चीज को साफ कर रहा था और पूर्ण रूप से बहुत शांति से वह अपना काम कर रहा था। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत था और शांति चारों तरफ फैली हुई थी। चायदानी का जो पानी था उसके जो उबलने की आवाज है वह भी हमें आ रही थी, इतनी शांति वहां पर हो रही थी। चायदानी के उबलने वाली जो आवाज है वह भी हमें सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में रखी और फिर वे प्याले हमारे सामने रख लिए। वहां हम कितने मित्र थे? 3 मित्र थे। 3 मित्र थे और तीनों इस विधि में शांति हमारी मुख्य बात थी, क्योंकि 3 ही मित्र थे और तीनों में शांति बहुत बड़ी बात हो रही थी। वहां मुझे बहुत सुकून और बहुत शांति मिल रही थी, इसलिए ही वहां पर 3 से अधिक आदमियों को शायद प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि यदि इससे ज्यादा वहां पर प्रवेश दिया जाएगा तो शांति भंग हो सकती है। और जब 2, 2, 4, 6 इस तरह से वहां पर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो शांति बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। तो प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हमने होठों से प्यालों को लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। और चाय पीते पीते मेरे दिमाग में क्या आया? चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। एक एक बूंद हम उस चाय का सिप ले रहे थे, धीरे धीरे हम चाय पी रहे थे और लगभग उस इतनी सी चाय को पीने में हमें 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा लग गया। यह सिलसिला लगातार हमारा चलता रहा। हम धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेते रहे। पहले 10-15 मिनट में उलझन में पड़ता रहा, फिर देखा कि दिमाग की जो रफ्तार है वह धीरे धीरे धीमी पड़ती रही। तो यह तो एक सोचने वाली बात है कि उसमें क्या है कि हम जब कोई भी काम रफ्तार से कर रहे होते हैं, हमारे किसी भी कार्य की गति बहुत तेज होती है, तो हम 5 से 10 मिनट तक जब भी हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? वही क्रियाएं चलती रहती है। आप चाहें तो ये खुद आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे कि आप किसी भी कार्य को तन्मयता से पूरा कर रहे हैं और उस कार्य को करने में जो आपकी गति है वो बहुत तेज बढ़ गई है, रफ्तार यदि बढ़ गई है, तो जब आप उस काम को छोड़कर थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे तो 10 मिनट तक तो आपको वही काम बार बार दिखता रहेगा। इस काम को मैंने ऐसे किया था और मुझे ऐसे करना था, यानी कि उस कार्य के बारे में अच्छी और बुरी
सभी प्रकार की विचारधाराएं आपके मन के अंदर प्रवाहित होती रहेगी और आप उसको सोचने के लिए बैठे रहेंगे। तो लेखक के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटित होती है। लेखक चाय पीने तो बैठे, वहां बिल्कुल शांत वातावरण था और उस शांत वातावरण में धीरे धीरे चाय की चुस्कियां चल रही थी। 10-15 मिनट तक लेखक लगभग उसी उलझन में, उसी उधेड़बुन में, उसी सोच में लगे रहे। लेकिन जैसे ही उस उलझन से वे बाहर आए तो उनकी जो दिमाग की जो स्पीड थी, दिमाग की जो रफ्तार थी, वह थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब धीरे धीरे एकदम क्या हुआ कि वह जो गति थी वह बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा था। यहाँ तक सन्नाटा था और जहाँ भी मुझे सुनाई देने लगा वह बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा था। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझ जाते हैं या फिर हम भविष्य की रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। वर्तमान के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, यानी कि जी वर्तमान में रहे होंगे लेकिन हमारा जो दिमाग की गति है, हमारी जो सोच है, वह भूत और भविष्य की कल्पना में उलझी रहती है। असल में हम दोनों काल, हमारे लिए दोनों ही काल क्या है? मिथ्या है, महत्वहीन है। जो हमारा गुजर गया वो भी हमारे लिए महत्वहीन है और जो हमारा आने वाला है उसका भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि असल में जो जीना है वह वर्तमान है, जो करना है वह वर्तमान है और जो हम कर रहे हैं वो भी वर्तमान है। इसलिए हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, वर्तमान के बारे में समझना चाहिए। तो लेखक यही कह रहा है कि दोनों ही काल हमारे लिए मिथ्या है, महत्वहीन है। एक चला गया है और दूसरा आया नहीं है, यानी कि एक तो हमारे जीवन से खत्म हो चुका है एक समय तो, और जो समय आने वाला है वो भी आया नहीं है, और जिसमें हम चल रहे हैं उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो हमारे सामने जो भी वर्तमान क्षण है वह क्या है? वह सत्य है और उसी में हमें जीना चाहिए। ऐसा लेखक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल क्या हुआ? उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत हो गया था। जीना किसे कहते हैं? उस दिन मुझे वास्तव में मालूम होगा झेन की परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, यानी कि उस टी सेरेमनी से लेखक ने यह सीखा कि वास्तव में जीना क्या है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा भविष्य और भूत की चिंता में डूबे हुए रहते हैं, उन्हीं ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। वर्तमान की हमें कोई फिक्र नहीं है और इसीलिए लेखक ने बाद में यही कहा कि झेन की परंपरा की यह बहुत बड़ी देन है जो जापानियों को मिली है, यानी कि दिमाग की गति को शांत करने के लिए यह टी सेरेमनी बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे लिए साबित हुई है। ऐसा लेखक ने मन में विचार किया और उसने ऐसा सोचा। तो बच्चों, हमने यह झेन की देन अध्याय यहाँ पर पढ़ा और आपका यह अध्याय यही समाप्त होता है। तो गाइस, आपका यह अध्याय यही समाप्त होता है। आप समझकर याद करने का प्रयास करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।